Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Shahid Khan and this is our mock interview series. You are watching Chem Galaxy with Shahid. तो आज हमारा मॉक इंटरव्यू में छठा इंटरव्यू है। हम बात करते हैं कि इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने बाकी इंटरव्यू नहीं देखे तो आप इंटरव्यू सेशन में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में कि हमारे पास बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करें। इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं कि हमारे पास बॉइलिंग क्या होती है। बॉइलिंग में हमारे पास क्या होती है, हमारे पास क्या होती है, कोई चीज़ है वो लिक्विड स्टेट में, कोई सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट्स में किससे में चलता है, गैसियस स्टेट में जाता है। और एवापोरेशन में क्या होती है, सेम केसेस में भी होता है। एवापोरेशन में भी कोई सब्सटेंस है वो लिक्विड से किस में जाता है, गैसियस स्टेट में जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो अगर आप देखें तो बॉइलिंग जो है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर होती है, एक ख़ास टेम्परेचर होता है, उस पर क्या होती है, बॉइलिंग होती है। मगर जब बात करते हैं हम एवापोरेशन की तो इसके लिए कोई भी डेफिनेट टेम्परेचर नहीं होता। एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है और ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ एवापोरेशन का रेट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता रहता है। और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एवापोरेशन का जो रेट है वो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बॉइलिंग अकर एट ए डेफिनेट टेम्परेचर वाइल एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। ये इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस होते हैं। बॉइलिंग एक खास टेम्परेचर के ऊपर होता है और एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे पॉसिबल होती है। हालांकि दोनों में काम एक ही हो रहा होता है कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में कोई सब्सटेंस चेंज हो रहा होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्कस टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप्स को डिस्कस करें। तो अगर हम इसकी बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से। एक हमारे पास टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं जी, जिसको हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो आपके पास सिस्ट्रांस होते हैं ज्योमेट्रिक। और दूसरे जो टाइप्स के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन दोनों में देखें तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम कि स्पेस में जो डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की या ग्रुप्स ऑफ एटम्स की, उस वजह से ये जनरेट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, अराउंड द डबल बॉन्ड हमारे पास डिफरेंट जो स्पेशल अरेंजमेंट होती है एटम या ग्रुप की, उसकी वजह से ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एराइज होते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू अनसिमेट्री, ठीक है, या कायरल कार्बन की वजह से कि आपके पास स्पेस में जो डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम या ग्रुप्स की अराउंड द कायरल कार्बन, उस वजह से जो आइसोमेरिज्म जनरेट होते हैं उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। मसलन प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिक्स्ट्रो रोटेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटिव। तो ये आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप्स की बात आ गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि एक्सप्लेन दी डिफरेंस बिटवीन कन्फिग्रेशन एंड कन्फॉर्मेशन। के कन्फिग्रेशन और कन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसको आप एक्सप्लेन करें, कन्फिग्रेशन और कन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक है कन्फिग्रेशन, एक कन्फॉर्मेशन। तो पहले बात करते हैं कन्फॉर्मेशन। कन्फॉर्मेशन क्या होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ग्रुप इन स्पेस, ठीक है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस में जो डिफरेंट अरेंजमेंट की होती है। मसलन ये किसके अराउंड होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड होती है। और इस तरह के कन्फॉर्मेशन मसलन जो डिफरेंट आपके पास क्या होती है, पॉसिबल अरेंजमेंट होती है एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की, ठीक है, अराउंड ए सिंगल बॉन्ड बाय रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशन बोलते हैं जी, ठीक है। इसके लिए कोई बॉन्ड ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट बॉन्ड रोटेट करता है और आपके पास न्यू कन्फॉर्मेशन बन जाती है कि इसमें बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं इन स्पेस में। और ये किस वजह से होती है, ड्यू टू रोटेशन अराउंड ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के गिर्द जो रोटेशन होती है तो उसको फिर हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट जो होती है। आपने देखा होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन में कि जिसमें हम कहते हैं कि इक्लिप्स फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है, स्क्यू फॉर्म है, गॉस स्टैगर्ड है, ये वाली जो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और दूसरी तरह की जो आपके पास अरेंजमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्फिग्रेशन।
कन्फिग्रेशन क्या होती है कि इसमें आपके पास क्या होती है, डबल बॉन्ड के अराउंड जो एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम अरेंज होते हैं और एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज करने के लिए बॉन्ड को आपने क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। कन्फिग्रेशन रेफर्स टू दोज अरेंजमेंट इन स्पेस in a molecule that can be changed only by making and breaking ऑफ बॉन्ड्स के इसमें मसलन आपके पास एक फार्म है, सिस फार्म है, उसे आपने ट्रांस बनाया तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो तब दोबारा वो बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, दोबारा बॉन्ड बनेगा, तो तब दूसरी फार्म में क्या होगा, चेंज होगा। तो ये आपने डिफरेंस रखना है कन्फर्मेशन और कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन क्या होती है कि जिसमें हम स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट होती है और एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज करने के लिए हमें बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं और बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। कन्फर्मेशन क्या होती है, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्पेस में बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, एक्सप्लेन इट्स मेथड। के रेजोल्यूशन रेसिमिक मिक्सचर जो इसकी रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, उसके मेथड कौन कौन से हैं। तो बेसिकली इन टर्म्स का पहले पता होना चाहिए कि रेसिमिक मिक्सचर हमारे पास क्या होता है। रेसिमिक मिक्सचर या जिसको DL मिक्सचर बोलते हैं हम, ठीक है, ये बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारे पास दोनों एनांशियोमर्स जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। तो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन हमारे पास क्या होते हैं, ओवरऑल कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। तो रेजोल्यूशन फिर किसको बोलते हैं, ये जो DL मिक्सचर है, DL मिक्सचर ये जिसको रेसिमिक मिक्सचर होते हैं, इसको अगर हम अलग अलग कर लें, क्या मतलब कि D फार्म को अगर हम अलग कर लें और L फार्म को हम क्या करें, अलग करें, ठीक है, इस फार्म में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, याद रखें, इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मगर इस फार्म में जब हम इसको सेपरेट करेंगे, D अलग हो गया, L अलग हो, तो इस ये आपके पास ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि रेसिमिक मिक्सचर जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में प्योर आइसोमर्स में जब हम चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। क्या हम क्या कह सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सेपरेशन ऑफ ए रेसिमिक मिक्सचर इनटू द ऑप्टिकली प्योर आइसोमर्स इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। अब इसको किस मेथड से, कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेजोल्यूशन कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखें, पहला हमारे पास मेथड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल मेथड। जस्ट मैंने मार्कर चेंज कर लूँ, पहला मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल। मैकेनिकल मेथड में इसकी हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और बाय हैंड पैकिंग से डिफरेंट क्रिस्टल जो बने होते हैं हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। जो दूसरा मेथड है वो आपके पास क्या है, बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो स्पेसिफिक, मतलब DL मिक्सचर में से सिर्फ L आइसोमर्स को खा जाएंगे, D बाकी रह जाएगा, तो इससे भी हम ये क्या करते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। तीसरा मेथड है हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, इसको किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, तो डायस्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। और जो डायस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं बच्चों, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो उनको फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है रेजोल्यूशन और उसके डिफरेंट मेथड हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दो टर्म्स होती हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, अक्सर इनमें मिक्सअप हो जाते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो याद रखें, इसको मैं आपको एक उसमें समझाता हूँ कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक A है और दूसरा आपके पास क्या है, B है, और ये क्या बनाते हैं, मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इन दो रिएक्टेंट में एक सबस्ट्रेट होगा और एक क्या होगा, रिएजेंट होगा। कैसे पहचानेंगे, सबस्ट्रेट के लिए कंडीशन ये है कि आपके पास ऐसा रिएजेंट या ऐसी स्पीशीज़ जिसके अंदर क्या होती है, चेंज आती है, अंडरगोइंग चेंज, अंडरगोइंग या गो चेंज, कि जिसके अंदर आपके पास क्या होती है, चेंज आती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलते हैं। और जो चेंज लाता है, विच ब्रिंग चेंज, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास रिएजेंट होगा। मसलन जो जिसके अंदर चेंज आती है, तब्दीली आती है, वो आपके पास सबस्ट्रेट होगा, और जो चेंज करता है, तब्दीली लाता है, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास
रिएजेंट होगा। याद रखें ये आपके पास अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो ये आपके पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है, अगर ऑर्गेनिक है तो स्मॉल मॉलिक्यूल, ये आपके पास क्या होते हैं इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक है तो स्मॉल होगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और जिसके अंदर चेंज आती है सबस्ट्रेट, ये आपके पास क्या होगा लार्ज होगा और आपके पास क्या होगा ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन में चलें, हम कहते हैं कि द रिएक्टेंट which has a relatively large organic molecule undergoing a change is called substrate। ऐसा रिएक्टेंट जो लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल और जिसके अंदर चेंज आती है वो सबस्ट्रेट हुआ। रिएजेंट क्या हुआ कि रिएक्टेंट विच इज़ एन इनऑर्गेनिक और सिंपल ऑर्गेनिक मालिक्यूल प्रोड्यूसिंग दैट चेंज, जो वो चेंज लेके आता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे रिएजेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ और आपसे ही पूछता हूँ कि इसमें कौन सा, दो रिएक्टर में लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि कौन सा इसमें रिएजेंट है और कौन सा सबस्ट्रेट है। तो आपने होप्स हो कि इस चीज़ को लर्निंग के बाद आप उसको पहचान जाओगे। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेथनॉल है मेरे पास, ठीक है, और उसका मैं रिएक्शन कराता हूँ बच्चों किसके साथ, उसका रिएक्शन कराता हूँ सॉरी मेथनॉल नहीं, मेथनॉल तो बनेगा। मेरे पास, हमारे पास क्या है मिथाइल ब्रोमाइड है और उसका रिएक्शन मैं कराता हूँ किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ। ठीक है, तो इसका अगर जो भी प्रोडक्ट बनती है, मैं प्रोडक्ट पे नहीं जाता, यहाँ पे मुझे बताएं कौन सा सबस्ट्रेट है कौन सा रिएजेंट। तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, स्मॉल है, तो ये आपके पास सबस्ट्रेट, और ये इनऑर्गेनिक है, स्मॉल, ये इसके अंदर चेंज आती है, क्या बनेगा मेथनॉल बनेगा, और ये चेंज लाता है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा रिएजेंट हो जाएगा। तो इस तरह आपने इनको क्या करना है पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी कि व्हाट इज एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज क्या होती है, इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन है हमारा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी टर्म होती है। इसमें आपने एक एम्फोटेरिक होती है ना जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे बिहेव कर सके, उसको एम्फोटेरिक, और एक होती है एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक क्या चीज़ होती है, क्या स्पीशीज़ होती है, हम कहते हैं कि ऐसी स्पीशीज़ जो हमें प्रोटॉन डोनर भी हो और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे एम्फीप्रोटिक। मतलब डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ए स्पीशीज़ that acts both as a proton donor and proton acceptor is said to be amphiprotic। कि जो प्रोटॉन डोनर के तौर पे भी बिहेव करे और प्रोटॉन एक्सेप्टर, उसको एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर इज एम्फी प्रोटिक स्पीशीज। कैसे, अगर ये प्रोटॉन देगा तो क्या बनाएगा बच्चों, OH नेगेटिव बना देगा। अगर प्रोटॉन लेगा तो क्या बनाएगा शाबाश, H3O प्रोटोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन सॉरी, ये बना देगा। तो इसकी ये एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं, तो ये एम्फीप्रोटिक की कैटेगरी में आएगा जी। तो इस तरह आपने क्या करना है, याद रखना है विद एग्जांपल। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कि डिफाइन एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ बेस। हाँ, अक्सर इसमें क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है कि हम कहते हैं कि किसी बेस की एसिडिटी क्या होती है और किसी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है। ये बड़ी अजीब सी टर्म लग रही होती है, तो ये क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करें जी। तो याद रखें कोई एसिड है, ठीक है, एसिड है, कोई भी एसिड है, ठीक है, जब उसको क्या करते हो आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, ठीक है, तो कितने H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ज़ाहिर एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो H+ आयन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो एक एसिड का एक मालिक्यूल कितने H+ आयन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी बेसिसिटी बोलेंगे। जितने प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी बोलेंगे। अब इसको डिफाइन भी मैं कर लेता हूँ कि बेसिसिटी के क्या होगी, एसिड की बेसिसिटी क्या होगी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन लाइब्रेटेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। के एसिड है उसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाला है, नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। ठीक है, उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। और इसी तरह एसिडिटी ऑफ बेस क्या होती है बच्चों, तो उसको भी आपने ये समझ लेना है, ऐसे समझना। मैं दूसरे मार्कर से उसको लिखता हूँ कि आपके पास कोई क्या है, बेस है, ठीक है, बेस को आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या बनेगा, OH नेगेटिव आयन बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा जी। तो कोई बेस है, उसका एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिटी ऑफ दैट बेस। उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी एसिड, उस बेस की एसिडिटी बोलेंगे।
क्या मतलब, अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ प्रॉपर कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेटेड बाय वन मालिक्यूल ऑफ ए बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज इज एसिडिटी। तो याद रखें, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की क्या होती है, एसिडिटी। होता क्या है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन बाय वन मालिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी, और नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस बाय वन मालिक्यूल ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। तो इसको आपने क्या करना है, याद रखना होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। नेम ही इंडिकेट कर रहा है लेवलिंग इफेक्ट के लेवल करना। मसलन आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कौन से एसिड है जी, में चंद एक एसिड HClO4, ये एसिड है जी, और क्या है H2SO4, और क्या है जी HCl HNO3, कुछ भी थी नहीं कर लेते हैं। इनको जब हम क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, ठीक है, इनको वाटर में डालते हैं तो इनकी जो pKa वैल्यू है, नेगेटिव लॉग ऑफ के pKa वैल्यू, ठीक है, वो आपके पास क्या होती है, क्लोज होती है, एक दूसरे के करीब करीब होती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी स्ट्रेंथ है वो आपके पास क्या होगी, इक्वल होगी, किस में, वाटर में, ठीक है। हमें लगता है कि ये इन सब की स्ट्रेंथ आपके पास क्या है, वाटर में इक्वल है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या मतलब, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि all strong acid have very close pKa value, they appear to have nearly equal strength in aqueous solution। कि इस aqueous solution में इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, लेवलिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, लेवलिंग इफेक्ट बोलेंगे जी, ठीक है। तो ये बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स फॉर ए सोल्यूशन, कि किसी सोल्यूशन के लिए कौन कौन सी डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। केमिस्ट्री में जो डिफरेंट हम कंसंट्रेशन टर्म्स यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होती है हमारे पास मोलैरिटी, ठीक है, एक होती है हमारे पास मोलैलिटी, ठीक है, एक होती है हमारे पास फॉर्मेलिटी, एक हमारे पास होती है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास क्या होती है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन वगैरह, ठीक है, और परसेंटेज कंपोजिशन। ये हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास क्या होती हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जो सोल्यूशन में यूज़ होती हैं, सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ होती हैं। अच्छा जी, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, एसिड होते हैं, उसकी आपने मसलन जो कॉमनली अवेलेबल होते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो बताते कि टेल परसेंटेज प्योरिटी नॉर्मेलिटी ऑफ द कमर्शियल कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एसिड। तो उसकी परसेंटेज प्योरिटी वगैरह, उसके बाद उसकी नॉर्मेलिटी वगैरह बतानी है। हमारे पास कुछ एसिड है, मसलन पहला हम एसिड लेते हैं HCl, तो इसकी जो परसेंटेज प्योरिटी होती है वो आपके पास क्या होती है, 37%, और इसकी जो नॉर्मेलिटी होती है वो राउंड अबाउट क्या होती है, 12 होती है। इसके बाद दूसरा हमारे पास एक एसिड है बच्चों, HNO3, ठीक है, इसकी जो आपके पास परसेंटेज प्योरिटी होती है वो 70 के करीब होती है, और इसकी नॉर्मेलिटी वो राउंड अबाउट 15.8 होती है, मगर आप 16 याद कर लें, ठीक है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसकी जो परसेंटेज प्योरिटी होती है H2SO4, तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी हमारे पास तकरीबन 96 होती है, ठीक है, और इसकी जो मसलन नॉर्मेलिटी वगैरह होती है वो अराउंड अबाउट 35.2 समथिंग होती है। तो इनके बारे में आपने क्या करना होता है, याद रखना होता है, ताकि क्योंकि ये कॉमनली अवेलेबल हैं तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट इट्स एप्लीकेशन। कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है और उसकी एप्लीकेशन बताएं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है कि हमारे पास नॉर्मली ऑस्मोसिस को अगर हम समझें कि मसलन ऑस्मोसिस क्या होती है, उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो ऑस्मोसिस क्या होती है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, कोई सोल्यूशन है हमारे पास, ज़ाहिर इसमें हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट होगा, और क्या होगा, साथ सोल्यूशन है तो साथ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो इस जो सोल्यूट है इसको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब क्या करते हैं, मूव करते हैं, किससे, फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है कि हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होती है, सोल्यूट नहीं होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सोल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट बाय अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर। कि हमारे पास यहाँ पे अगर प्योर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, सपोज
प्योर सॉल्वेंट है। और यहाँ से भी ही हम क्या करें, बजाय सोल्यूट के हम यहाँ से सॉल्वेंट को क्या करें, मूव कराएं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, क्या क्या एप्लीकेशन होती है इसकी, तो सबसे पहले इसमें आता है कि वाटर फिल्ट्रेशन में इसको हम यूज़ करते हैं इस टेक्निक को, ठीक है। रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल कंपोनेंट्स, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मसलन कंपोनेंट जो वैल्यूएबल उसको हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। वाटर मसलन रिकवरी ऑफ वाटर फॉर रीयूज़, वाटर जो यूज़ वाटर उसको रीयूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल में यूज़ करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, इसमें हम क्या करते हैं, इन सबको, इस टेक्निक को यूटिलाइज़ करते हैं। बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र इन ग्रोथ। ग्रोथ में फर्टिलाइज़र की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको एक्सप्लेन करें। ग्रोथ में अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। किस वजह से जी? पहली बात है कि फर्टिलाइज़र जो है ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किसको, पीएच ऑफ सॉइल, ठीक है, कि सॉइल की जो पीएच है उसको ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात जो इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ये दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस आ गई। तीसरी बात, ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं टू प्लांट्स, ठीक है, थ्रू सॉइल के ज़रिए ये न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स में, जिसकी वजह से मसलन न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह, जिंक वगैरह, कैल्शियम, सोडियम, सल्फर, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे प्लांट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। तो उसमें ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन क्या है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, यूवी विजिबल में दो रीजन होते हैं, एक 200 से लेके हमारे पास 400 तक ये यूवी रीजन होता है, और 400 से लेके 800 तक आपके पास ये क्या होते हैं, विजिबल रीजन होते हैं। तो 200 से लेके 800 तक ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन हुआ करते हैं, जहाँ पे ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करते हैं जी। अगर इससे नीचे चले जाएं तो इसको वैक्यूम यूवी बोलते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्सप्लेन दी फिनोमिना विच एक्सप्लेन वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हम कहते हैं ना कि लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि आप वो फिनोमिना एक्सप्लेन करें जिसमें लाइट पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, और कुछ ऐसे फिनोमिना बताएं जिसमें लाइट वेव के तौर पे बिहेव करती है जी। तो याद रखें, लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट है, एक उसकी वेव नेचर होती है और एक क्या होती है, पार्टिकल। तो ये दो नेचर होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि वेव नेचर को कौन कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं। तो याद रखें, वेव नेचर के लिए एक हमारे पास होती है इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये जो फिनोमेना है ये लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। और जो फिनोमेना पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं उसमें हमारे पास आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। ये आपके पास फिजिकल के फिनोमेना है, फिजिक्स के फिनोमेना है। तो ये आपके पास पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोनों में का आपको पता होना चाहिए कि कौन से फिनोमेना है जो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, कौन से फिनोमेना है जो लाइट जो वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें किस टाइप की ट्रांजिशन पॉसिबल होती हैं, उसके बारे में आप बात करें जी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो पॉसिबल ट्रांजिशन है, तो हमारे पास फोर टाइप की पॉसिबल ट्रांजिशन होती है। एक ट्रांजिशन होती है जो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है, एक होती है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और एक होती है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होती है, और एक क्या होती है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। तो ये तो आपके पास 4 टाइप की ट्रांजिशन, मगर अपनी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको मालिक्यूल्स का पता होगा किस मालिक्यूल में कौन सी ट्रांजिशन होती है। याद रखें, सिग्मा टू सिग्मा स्टार किस में होगी, अल्केन में होगी जी, ठीक है, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा। नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार किस में होगी, ये अल्कोहल वगैरह में, ROH, जिसमें आपके पास क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और सेचुरेटेड होंगे, ठीक है। पाई टू पाई स्टार किस में होगी, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वगैरह है तो उसमें ये होगी। और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार किस में होगी, जिसमें हेटेरोएटम मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड वगैरह है तो उसमें ये आपके पास ट्रांजिशन होगी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे मॉक इंटरव्यू।
अगर आपने बाकी इंटरव्यू नहीं देखे तो वो मॉक इंटरव्यू बाकी भी देख सकते हैं। पहले भी 5 मॉक इंटरव्यू आपके पास अपलोड हो चुके हैं। इंटरव्यू सेशन के भी कुछ वीडियोस हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी भी अगर आपकी कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।